सोचिए एक लड़का किसी लड़की से पहली नजर में प्यार कर बैठता है। वह लड़की भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। लेकिन कहानी में एक बड़ी परेशानी है। लड़की को अपने पिछले प्यार के बारे में कुछ भी याद नहीं, और जिस लड़के से वह प्यार करती थी ना, वही लड़का अब उसके सामने एक अजनबी बनकर खड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस लड़की की असली पहचान भी एक बहुत बड़ा राज है। तो आखिर सानू और मांगा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? मांगा अपने प्यार को क्यों भूल गई, और क्या सानू उसे दोबारा अपना प्यार याद दिला पाएगा? चलिए जानते हैं 2026 में आई फिल्म श्रीनिवासा मंगापुरम की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत तिरुपति से होती है। यहाँ पेड्डी नाम का एक दबंग आदमी रहता है, जिसकी पूरे इलाके में काफी चलती है। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि पेड्डी एक लड़के की जमकर पिटाई कर रहा है। असल में उस लड़के ने एक लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करी थी। लड़की के पिता जब पेड्डी के पास शिकायत लेकर पहुँचते हैं ना, तो पेड्डी उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह उसे साफ चेतावनी देता है कि आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। यही समय समझ आता है कि तिरुपति में पेड्डी का काफी दबदबा है। उसी समय तिरुपति में एक नया लड़का आता है। इस लड़के का नाम था सानू। सानू यहाँ अपने अंकल के दोस्त बाला के घर पर रहने आया है। बाला शादीशुदा है और छोटे मोटे फंक्शन का काम करता है। सानू को अभी इस शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जब वह पेड्डी को देखता है ना, तो पास खड़े आदमी से पूछता है कि आखिर ये आदमी कौन है। उसे बताया जाता है कि इसका नाम पेड्डी रेड्डी है और पूरे इलाके में उसी की चलती है। लेकिन पेड्डी का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है, उसका नाम है नारायणा। नारायणा चाहता है कि किसी तरह तिरुपति पर उसका कब्जा हो जाए, लेकिन जब तक पेड्डी जिंदा है उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए नारायणा लगातार पेड्डी को रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन फिलहाल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सानू एक मंदिर में जाता है। वहीं उसकी नजर मांगा नाम की लड़की पर पड़ती है, और बस सानू को पहली नजर में ही मांगा से प्यार हो जाता है। उसे यह नहीं पता कि मांगा कौन है और किस परिवार से आती है। बाद में उसे पता चलता है कि मांगा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि खुद पेड्डी की बेटी है। लेकिन प्यार होने के बाद सानू को इन चीजों को कोई परवाह नहीं रहती। एक दिन सानू चाय पी रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात बाबू नाम के लड़के से होती है। दोनों की बातचीत होती है और धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सानू बाबू से पेड्डी के घर का पता पूछता है। बाबू उसे वहाँ पर ले जाता है, लेकिन सानू का मकसद पेड्डी से मिलना नहीं था, वह तो सिर्फ मांगा को देखना चाहता था। अब इसके बाद सानू की एक अजीब आदत शुरू हो जाती है। मांगा जहाँ जाती सानू उससे पहले वहाँ पहुँच जाता, लेकिन वह ऐसा दिखाता है जैसे मांगा ही उसका पीछा कर रही हो। एक दिन मांगा एक दुकान पर पहुँचती है तो सानू पहले से वहाँ मौजूद था। वह मांगा से कहता है कि अगर वह उसे पसंद करती है तो सीधे सीधे बता सकती है ना, उसका पीछा करने की कौन जरूरत है। मांगा ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि सानू किस बारे में बात कर रहा है। वह सानू को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन सानू हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ मांगा का परिवार काफी सख्त है। उसके पिता पेड्डी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इसलिए वह मांगा को अपनी बुआ के घर जाने से भी रोक देता है। वह कहता है कि कुछ दिनों बाद उसकी बुआ खुद उससे मिलने आ जाएगी। मांगा भी अपने पिता की बात मान लेती है। अब दूसरी तरफ सानू अपने दोस्त बाबू को अपने घर लेकर आता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान मांगा को रात में सानू का सपना आता है। वह अचानक से डर कर उठ जाती है। उसके घर वाले उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन मांगा उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर भी पेड्डी समझ जाता है कि उसकी बेटी किसी बात को तो लेकर परेशान है, इसलिए वह अपने आदमियों को मांगा पर नजर रखने के लिए कह देता है। अगले दिन मांगा अपने थिएटर की प्रैक्टिस के लिए जाती है। वह एक नाटक में काम कर रही होती, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उसे कुछ डायलॉग्स बोलने में परेशानी हो रही थी। कुछ लाइन्स वह आसानी से बोल देती है, लेकिन बाद में अचानक अटकने लगती है। प्रोड्यूसर उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अपने डायलॉग्स ठीक से नहीं बोले तो उसे इस शो से निकाल दिया जाएगा। मांगा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी सानू वहाँ पहुँचता है। वह मांगा से पूछता है कि आखिर वह किस चीज से डरी है, लेकिन मांगा उल्टा सानू पर गुस्सा हो जाती है और उसे अपने मामले से दूर रहने को कहती। इसी बीच पेड्डी के कुछ आदमी सानू को मांगा का पीछा करते हुए देख लेती है। वे सानू को सबक सिखाने पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सानू अकेला ही उन सब पर भारी पड़ जाएगा। सानू उन सभी को बुरी तरह हरा देता है। जब ये बात मांगा के अंकल तक पहुँचती है ना, तो मांगा से पूछते हैं कि आखिर वह लड़का कौन था। मांगा बात को टाल देती है और कहती है कि सानू सिर्फ उसका दोस्त है, इसीलिए उसके अंकल भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अगले दिन मांगा फिर थिएटर में प्रैक्टिस करने आती है, लेकिन एक बार फिर वो अपने डायलॉग्स बोलते हुए अटक जाती है। इस बार सानू स्टेज पर पहुंचता है। वह मांगा को समझाता है कि उसे क्या बोलना है और उसे कॉन्फिडेंस देता है। सानू की मदद से मांगा पूरा डायलॉग बिना अटके बोल देती है। सभी लोग उसकी एक्टिंग देखकर खुश हो जाते हैं और मांगा भी सानू से प्रभावित होती है।
यही से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। अब सानू सोचता है कि वह जल्द ही मांगा को अपने दिल की बात बता देगा, लेकिन तभी मांगा खुद उसके पास आती है और उसे अपनी एंगेजमेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। यह सुनकर सानू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि मांगा की एंगेजमेंट पहले से तय है, फिर भी वह एंगेजमेंट में पहुंचता है। मांगा को किसी और के साथ देखकर सानू के अंदर जलन हो रही थी। वह मन ही मन तय कर लेता है कि मांगा उसी की है और वह उससे ही शादी करके रहेगा। अगले दिन मांगा बस से कहीं जा रही होती है। सानू भी उसी बस में चढ़ जाता है। वह मांगा से कहता है कि अगले दिन उसका बर्थडे है और वह चाहता है कि मांगा उसके साथ एक जगह चले। दोनों की दोस्ती अब काफी अच्छी हो चुकी थी, इसलिए मांगा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सानू से पहाड़ी पर एक मंदिर के पास लेकर जाता है। यह जगह मांगा को बहुत पसंद आती है। वह खुद को काफी फ्री महसूस कर रही है। तभी सानू से कहता है कि वह उसे ऐसी मेमोरी देना चाहता है जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। मांगा उसकी बात मान जाती है। सानू से आंखें बंद करने के लिए कहता है, फिर उसके हाथ में एक गन रख देता है। मांगा जैसे गोली चलाती है वह हैरान रह जाता है। उसके बाद सानू आखिरकार मांगा से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन मांगा यह सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और वह सानू को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। मांगा वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी एक रहस्य सामने आता है। सानू के पास जो गन थी ना, वह असल में मांगा के पिता पेड्डी की खानदानी गन थी और वह गन करीब 1 साल पहले चोरी हुई थी। अब सवाल था कि वह गन सानू के पास कैसे पहुंची। इसका जवाब हमें आगे मिलने वाला था। घर लौटते वक्त मांगा सानू से काफी नाराज रहती है। वह उसे रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कहती है और फिर वहाँ से अलग चली जाती। लेकिन मांगा के अंकल ने दोनों को साथ देख लिया था। उन्हें लगता है कि सानू मांगा को परेशान कर रहा है, इसलिए वह सानू पर हमला कर देते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने लगती है। लेकिन तभी कुछ लोग उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। हमला के दौरान सानू को होश आ जाता है और वह उल्टा मांगा के अंकल की जान बचा लेता है। सबको लगता है कि यह मामला नारायणा ने करवाया है, लेकिन असली कहानी कुछ और होती है। एक स्वामी नाम का आदमी इस हमले के पीछे था। वह नारायणा से हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि अगर नारायणा उसका साथ दे तो दोनों मिलकर तिरुपति पर कब्जा कर सकते हैं। नारायणा भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उधर मांगा की शादी के लिए उसकी बुआ तिरुपति आती है। वह जब मांगा की एंगेजमेंट की तस्वीरें देख रही होती है ना, तभी उसकी नजर सानू पर पड़ती है। सानू को देखते वह बुरी तरह चौंक जाती है। वह मांगा से पूछती कि यह लड़का कौन है। मांगा कहते हैं कि वह सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन उसका बुआ तुरंत सानू के पास पहुंचती है और उसे उसके असली नाम से बुलाती है, वासु बाबू। अब पहली बार पता चलता है कि सानू की असली पहचान क्या है। वह असल में बेलारी का रहने वाला वासु बाबू है और बेलारी में उसके दादाजी नायडू का काफी बड़ा दबदबा है। गांव के लोग नायडू की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन नायडू का सबसे बड़ा दुश्मन भी स्वामी ही है। स्वामी चाहता है कि नायडू को रास्ते से हटाकर खुद इलाके पर कब्जा करे। इसी वजह से वह लगातार नायडू और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अब कहानी हमें करीब 1 साल पीछे लेकर जाती है। उस समय स्वामी के 2 बेटे नायडू को बदनाम करने की कोशिश करते, लेकिन वासु यह देखकर उनसे भिड़ जाता है और उनकी जमकर पिटाई कर देता है। तभी उसके दादाजी वहां पहुंचते हैं और वासु को डांटते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि वासु किसी परेशानी में पड़े। दरअसल वासु बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था। तभी से उसके दादाजी ने उसका परवरिश की थी, इसलिए नायडू अपने पोते को खोने में बहुत डरता है। लेकिन वासु भी अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। जो कोई भी नायडू की बेइज्जती करता, वासु से बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब कहानी फिर मांगा की तरफ आती है। मांगा अपनी बुआ के गांव बेलारी में आता है और वहां पहुंचते ही सबसे पहले सानू से मिलने जाती है। दोनों की पहले से दोस्ती थी। मांगा सानू को बताती कि अगले दिन उसका बर्थडे है और वह उसे एक सरप्राइज देना चाहती है। इसके बाद वह सानू को उसी पहाड़ी वाले मंदिर के पास लेकर जाती, लेकिन इस बार सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। मांगा सानू को एक गन देती है। यह वही गन थी जो उसके पिता की खानदानी गन थी। मांगा खुद उस गन से गोली चलाती है। सानू ये देखकर हैरान था। फिर मांगा उससे कहती कि वह उससे प्यार करती। सानू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी मांगा उसे बताती कि उसने सानू को पहली बार तब देखा था जब वह सिर्फ 10 साल की थी और उसी समय से उसे प्यार करने लगी थी। हर बार जब वो अपनी बुआ के गांव आती थी तो उसकी कोशिश रहती थी कि उसे सानू के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिले। उसके लिए सानू के साथ बिताया गया हर पल उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। लेकिन सानू ने कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं। अब सानू को पहली बार एहसास होता है कि मांगा उससे कितनी मोहब्बत करती है और इस बार वह भी अपने दिल की बात कह देता है। वह मांगा को बताता है कि वह भी उससे प्यार करता है। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी आखिरकार शुरू हो जाती है। दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहती। स्वामी का बेटा दोनों को साथ देख लेता है। वह तुरंत पेड्डी को फोन करके बता देता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ घूम रही है। पेड्डी यह सुनकर गुस्से में अपनी बहन को फोन करता है। वह पूछता है
कि मांगा कहाँ पर है। उसकी बहन बताती कि मांगा बाहर गई है। पेड्डी उसे तुरंत मांगा को तिरुपति वापस भेजने के लिए कहता है। मांगा को जब ये बात पता चलती है तो वह बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि अगर वह वापस तिरुपति गई तो शायद फिर कभी सानू से नहीं मिल पाएगी, लेकिन सानू से भरोसा दिलाता है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और तभी सानू मंदिर में मौजूद देवी का मंगलसूत्र उठाकर मांगा के गले में बांध देता है। वह उससे कहता है कि अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं। मांगा यह देखकर खुश हो जाती है और कहती कि वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहाँ से निकल पाते उन पर हमला हो जाता है। स्वामी के आदमी वहाँ पहुँच चुके थे। सानू अकेले उनसे लड़ता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वे मांगा को पकड़ लेते हैं और उसके सर पर लगातार वार करते हैं, जिससे मांगा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाती है। सानू को भी मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी उसके दादाजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और स्वामी के बेटे को मार देते हैं। उसके बाद सानू और मांगा को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मांगा के सिर पर लगी चोट की वजह से उसकी कई नर्वस डैमेज हो चुकी है और सबसे बड़ी बात उसकी पूरी मेमोरी चली गई है। अब मांगा को अपने अतीत की कोई बात याद नहीं रहती। पेड्डी यह सुनकर टूट जाता है, लेकिन वह एक फैसला करता है। वह मांगा को वापस तिरुपति ले जाएगा और उसे उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बताएगा। बाद में पेड्डी की बहन उसे मांगा का मंगलसूत्र दिखाती है। यह देखकर पेड्डी को पता चलता है कि उसकी बेटी की जिंदगी में सानू की कितनी बड़ी जगह थी, लेकिन वो सानू को अपनी बेटी से दूर रखने का फैसला कर चुका था। वह अपनी बहन से भी वादा करवाता है कि मांगा या घर के किसी सदस्य को इस घटना की सच्चाई नहीं बताएगी। इसके बाद पेड्डी मांगा को लेकर चला जाता है। जब सानू को होश आता है तो उसे पता चलता है कि मांगा को उसके पिता अपने साथ लेकर चले गए। सानू खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानता है। वह लगातार गिल्ट में रहता है। उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि अब उसे अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सानू के लिए मांगा को भूलना संभव नहीं था। कुछ समय बाद सानू को बेल्लारी में एक फैक्ट्री संभालने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह अपने दादाजी से झूठ बोलकर फिर तिरुपति पहुंच जाता है। वह जानबूझकर मांगा के सामने जाता है। वह चाहता है कि मांगा उसे देखकर पहचान जाए, लेकिन मांगा उसे पहचान नहीं पाती। सानू के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर वह हार नहीं मानता। वह तय करता है कि अगर मांगा को सब कुछ याद नहीं है तो वह फिर से उसका दिल जीत लेगा और उसे दोबारा सानू से प्यार हो जाएगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। नायडू को पता चल जाता है कि सानू ने उससे झूठ बोलकर तिरुपति का रास्ता पकड़ा है। वह सानू से नाराज होता है, लेकिन सानू साफ कह देता है कि वह मांगा के बिना नहीं रह सकता। वह उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। यह सुनकर नायडू आखिरकार अपने पोते का साथ देने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह खुद मांगा के परिवार से बात करेगा और दोनों की शादी करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन सानू कहता है कि शादी से पहले एक और मुश्किल है। मांगा उसे भूल चुकी है और अब उसकी शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। सानू को बस 4 दिन चाहिए ताकि वह मांगा को दोबारा अपने प्यार का एहसास करा सके। नायडू भी उसे मौका दे देता है। उधर मांगा के अंकल सानू को पेड्डी से मिलवाते हैं। पेड्डी को अब भी नहीं पता कि यही वही लड़का है जो मांगा की जिंदगी में कभी था, बल्कि उसे यही बताया जाता है कि सानू ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए पेड्डी सानू को धन्यवाद देता है और उसके अंकल को भी शादी की काम की जिम्मेदारी भी दे देता है। अब सानू मांगा के घर में ही रहने लगता है। वह बार बार मांगा को बताता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन मांगा को इन बातों से सिर्फ परेशानी होती है। वह सानू की बात समझ नहीं पाती और उससे दूर चली जाती है। धीरे धीरे शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। एक एक करके 3 दिन गुजर जाते हैं। अब शादी का दिन आ चुका था। मांगा तैयार होकर सानू को अपने कमरे में बुलाती है। सानू को लगता है कि शायद अब मांगा अपने दिल की बात कहने वाली है। मांगा उससे कहती है कि उसका लगेज कार में रख दे। सानू ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है। वह लगेज लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मांगा पीछे से आती है और उसे गले लगा लेती है और फिर जो बात कहती है ना, वह पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मांगा बताती कि जब उसने सानू को पहली बार देखा था तभी उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। जब भी सानू उसके सामने आता था उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसे हमेशा लगता था कि इन दोनों के बीच पहले से कोई रिश्ता है। शुरुआत में मांगा खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब उसे अपने दिल का जवाब मिल चुका था। वह सानू से प्यार करती थी, यानी उसकी याददाश्त भले ही पुरानी जिंदगी भूल चुकी थी, लेकिन उसका दिल अपने प्यार को नहीं भूला था। मांगा सानू के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर पेड्डू को जब पता चलता है कि मांगा सानू के साथ चली गई है तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है।
तभी मांगा की बुआ पेड्डी को सारी बातें समझाती है। वह बताती है कि मांगा को दोबारा किसी और से प्यार नहीं हुआ, उसका दिल फिर उसी सानू के लिए धड़क रहा है और सानू कोई साधारण लड़का भी नहीं है, वह नायडू का पोता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सानू चाहता तो अपनी असली पहचान बताकर मांगा को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मांगा के प्यार को जीतने के लिए उसके घर में एक साधारण लड़के की तरह रहा, यहाँ तक कि उसने उसके घर में नौकर जैसा रहना भी स्वीकार कर लिया। ये सब सुनकर पेड्डी को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी नायडू भी वहाँ पर पहुँचता है। वह पेड्डी से कहता है कि मांगा उनके घर में सिर्फ बहू बनकर नहीं बल्कि रानी की तरह रहेगी, वह उसे सम्मान देंगे और अपने परिवार की देवी की तरह रखेंगे। पेड्डी को अब समझ आ जाता है कि सानू मांगा से सच्चा प्यार करता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नारायणा और स्वामी दोनों मिलकर सानू और मांगा पर हमला करने वाले थे। दुश्मन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सानू उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वह दोनों को बुरी तरह पीट रहा था, लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं, सानू को मारने ही वाले होते हैं कि तभी नायडू और पेड्डी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोनों मिलकर सानू और मांगा को बचाते हैं और दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। अब आखिर में पेड्डू सानू से सिर्फ एक वादा मांगता है। वह कहता है कि मांगा को उसके अतीत की सच्चाई कभी मत बताना, क्योंकि अगर मांगा को पता चल गया कि उसके पिता ने ही कभी उसे सानू से अलग किया था तो शायद वह अपने पिता से नफरत करने लगेगी। सानू भी पेड्डी से बात मान जाता है और इस तरह जिस प्यार को वक्त, दुश्मनी और यहाँ तक कि याददाश्त भी खत्म नहीं कर पाई, वह आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। सानू और मांगा एक दूसरे के हो जाते हैं और यहीं श्रीनिवासा मांगापुरम की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जो सवाल रह गया था ना, उसका जवाब अभी भी बाकी है। आखिर सानू के पास पेड्डी की खानदानी गन आई कहाँ से? तो इसका जवाब यह है कि उस गन को किसी दुश्मन ने नहीं चुराया था, बल्कि मांगा ने खुद वह गन चुराई और उसने अपने बर्थडे पर वही गन सानू को गिफ्ट की थी। यानी जिस गन को देखकर शुरुआत में इतना बड़ा रहस्य पैदा हुआ था, उसके पीछे भी मांगा और सानू की लव स्टोरी ही छिपी हुई थी। तो दोस्तों, यह थी श्रीनिवासा मांगापुरम की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार के साथ साथ फैमिली, रिवेलरी, धोखा, याददाश्त और सैक्रिफाइस भी देखने को मिलता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी।